अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और पहले मैंने आपसे माज़रत करनी है कि इतवार का दिन है और मैं वीडियो बना रहा हूँ, इतवार को ही आप देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये वीडियो ज़रा लंबा होगा और उसमें कुछ चीज़ें मैंने तफ़सील से एक्सप्लेन करूँगा आपको, ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी मैं चीज़ें करने जा रहा हूँ जिनका शायद मुझे खुद भी नहीं पता और मुझे उनके मतलब काफ़ी पता करना पड़ रहा है, अपने आप को एजुकेट करना पड़ रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आने के लिए। तो ये मैं एतराफ़ कर रहा हूँ। तो अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये मैंने एक बात कही जब पीआईए का प्लेन क्रैश हुआ था, एयरबस, उससे पहले जब एटीआर क्रैश हुआ था और उसके बाद इंडियन एयर का ये जो बोइंग ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ था, और हर क्रैश की वीडियो में मैं एक बात ज़रूर कहता रहा हूँ और मैं उस पे कायम हूँ कि जब एक क्रैश होता है ना जहाज़ का, तो उसके पीछे एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होता है। ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं होता और उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, जो छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं लेकिन एक्यूमुलेट होकर फिर वो एक एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार जब होता है तो एक बहुत मेगा डिज़ास्टर में वो कन्वर्ट हो जाती है। और ये इनको समझना बड़ा ज़रूरी है और उसकी ज़रूरत इसलिए है कि तब आप इन गलतियों को एनालाइज़ करते हैं, तो फिर आप दोबारा वो गलती नहीं करते। अब आप देखें कि तेजस क्रैश हो गया। इंडिया का एक बड़ा सो कॉल्ड इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट जिसके ऊपर बड़ी उनको उम्मीदें थी। पूरी डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है और एक्सपोर्ट जो है इंडिया की तेजस के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं सो कॉल्ड क्यों कह रहा हूँ इंडिजिनियस, उसकी वजह ये है कि जहाज़ उसका फ्रेम उसका बना है, एयर फ्रेम जो है फ्यूज़लाज जो बनी है इंडिया में। उसका क्या कहते हैं, इंजन जो है ये ले रहे हैं अमेरिका से। उसके सारे जो एवियोनिक्स हैं, उसमें जो रडार्स वगैरह है वो सारे ले रहे हैं इज़राइल से। कुछ कंपोनेंट्स ले रहे हैं फ्रांस से और उसको कह रहे हैं मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया। तो ऑब्वियसली ये मेड इन इंडिया तो नहीं है। एक पॉटपुरी है, एक ऑमलेट है, बना दिया है इन्होंने पकड़ के, उसमें मिर्चें भी डाल दी, मसाले भी डाल दिए, दूध भी डाल दिया। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुआ। ये जहाज़ क्रैश कैसे हुआ, इसको समझना ज़रूरी है कि 1985 में ये प्रोग्राम तेजस का लॉन्च होता है। जब 1985 में लॉन्च होता है तो उसमें एचएएल जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्होंने अपना इंजन भी खुद बनाना था। अब साला साल लगाने के बाद भी ये इंजन नहीं बना सके। जब इंजन नहीं बना सके, तो उसके बाद इनको इंजन इंपोर्ट करना पड़ा। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो प्लेन्स होते हैं ना, इनका पूरा जो डिज़ाइन होता है, वो इनके इंजन्स के गिर्द होता है। यानी इसमें आप पहले डिसाइड करते हैं कि मैंने ये इंजन लगाना है, मैंने प्रैट एंड विटनी का ये लगाना है या रोल्स रॉयस का लगाना है या कॉन्टिनेंटल का लगाना है या जीई का लगाना है। और फिर उसके ऊपर आप अपने एयरफ्रेम को डिज़ाइन करते हैं कि आपने उससे क्या-क्या अचीव करना है। अब जब इन्होंने ये कर लिया और इन्होंने वो इंजन लिया एफ 404 और एफ 411, आई थिंक ये 2 इंजन्स उन्होंने लिए जनरल इलेक्ट्रिक से। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अब जहाज़ तो 1985 में बन रहा था। अब ये 15 साल डिले हो गया पहले। जब 15 साल डिले हुआ, 20 साल तक पहुँच गया ये, तो 20 साल कोई छोटा टाइम तो नहीं होता। तो उसमें नए-नए जहाज़ आना शुरू हो गए, नई चीज़ें आना शुरू हो गई, नई टेक्नोलॉज़ीज़ आना शुरू हो गई। तो इन्होंने उस जहाज़ में वो ऐड ऑन करने शुरू कर दी, क्योंकि ये अपनी तरफ से 4.5 जनरेशन का जहाज़ बना रहे थे। अब जब इन्होंने ऐड ऑन करना शुरू कर दिया, तो जिस जहाज़ का वज़न था 4 टन, वो जहाज़ का वज़न जब फाइनल उन्होंने उसको कंप्लीट किया, उसमें मॉडिफ़िकेशंस कर कर के, तो वो 5.5 टन से 6 टन पहुँच गया। यानी 1.5 टन तकरीबन 4 साढ़े 4 टन था। तो कुछ 1.5 टन के करीब इसका वज़न जो है वो इंक्रीज़ कर गया इस जहाज़ का। तो अब ये पहले दिन से आप समझें नॉन स्टार्टर एक किस्म का हो गया, क्योंकि उसका जो वेट इंक्रीज़ था, वो उसके हर कंपोनेंट को उसने फ़र्क डालना था और उसने उसको इश्यूज़ क्रिएट करने थे। तो तेजस बन गया। जब बन गए, तो तेजस में साला-साल जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स जो है, इन्हेरेंट प्रॉब्लम्स आती रहीं। अच्छा, ये जो एविएशन होती है ना, इसमें हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है। यानी मैंने अगर जहाज़ कहीं से लिया, तो
भले वो आदमी मुझे कहे कि जी मैंने तो उसका इतना मेंटेन रखा है और देखने में लगता है वो, लेकिन उसकी लॉग बुक्स होती हैं और हर चीज़ की अलग लॉग बुक होती है कि उसके प्रोपेलर है तो उनका क्या है, कब सर्विस हुए, कब ओवरऑल हुए, कब वो ब्रेक हुआ, मेंटेनेंस के लिए गए, उसकी इंजन है, उसकी विंडशील्ड है, उसकी सीट्स हैं, उसकी अपहोल्स्ट्री, हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है कि ये इसमें चेंज हुआ, ये इसमें ठीक हुआ, ये इसमें वो व्हाटएवर। तो और कंपनीज़ होती हैं, जब आप जहाज़ खरीद रहे होते हैं, स्पेशली यूज़्ड जहाज़ जब आप ले रहे होते हैं, तो बाहर वो कंपनीज़ होती हैं जो पूरे जहाज़ों की इंस्पेक्शन करती हैं और इची-पिची निकाल कर आपको दे देती हैं कि इस जहाज़ में तो ये इश्यू है। इसके अंदर फलाँ जगह अंदर जो आप नहीं देख सकते, ज़ंग लग रहा है जी, रस्टिंग हो रही है, तो वो आपको निकाल कर बता देते हैं, तो आपको पता चल जाता है। तो जो जहाज़ में हर चीज़ लॉग्ड है। अब तेजस में बहुत सीरियस इश्यूज़ इनके लॉग होते रहे कि जनाब इंजन वाइब्रेशन हो रही है। जहाज़ एक सर्टेन एल्टीट्यूड पे जाके सर्टेन मैन्यूवर्स जब करता है, एग्रेसिव मैन्यूवर्स, तो ये उसमें वाइब्रेशन होती है, इसमें ऑयल लीक्स होते हैं, फ्यूल लीक होते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने उसमें डाला फ्लाई बाय वायर सिस्टम डाल दिया। तो ये फ्लाई बाय वायर क्या होता है? फ्लाई बाय वायर आपको मैं बताऊँ कि ये कमांड देता है जहाज़ को हर चीज़ की। आपको मैं एक फ़र्क बताता हूँ, क्योंकि मैं इतना काबिल नहीं हूँ, मैं कोई फाइटर पायलट तो हूँ नहीं, ना मैं कोई इंजीनियर हूँ। तो मैं बड़ी लिमिटेड मैं आप समझे फ़िल्मी नॉलेज जो है, आप फ़िल्मी कह सकते हैं उसको, उससे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सेस्ना उड़ाता हूँ। अब सेस्ना जो है उसमें एक योक होती है, जैसे स्टीयरिंग व्हील होता है गाड़ी का और आप उसको जब खींचते हैं, पुल करते हैं, लेफ्ट राइट करते हैं, तो वो डायरेक्ट कमांड दे रहा होता है जहाज़ को कि अच्छा जी ऊपर हो जाओ, नीचे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, जो भी। और अगर आप वही गल्फ स्ट्रीम उड़ा रहे हैं या आप कोई ऐसा जहाज़ उड़ा रहे हैं जिसमें फ्लाई बाय वायर है, जैसे एयरबस है, तो उसमें स्टिक शिफ्ट्स होती हैं। अब जब आप स्टिक शिफ्ट को पुल करते हैं, तो स्टिक शिफ्ट जो है वो उसके जहाज़ के कंप्यूटर को अपनी इंटेंट भेजती है कि जी ये मैं करना चाहता हूँ। वो कंप्यूटर आगे जो है, वो उसके पूरे सिस्टम्स को अब कंट्रोल करता है और वो कहता है इतनी लिफ्ट देनी है, इतनी स्पीड रखनी है, ये एंगल होगा और जो भी है। तो फ्लाई बाय वायर में बेसिकली जो फ़र्क है वो ये है कि वो पायलट कमांड ज़रूर देता है, लेकिन एक्चुअल कमांड जो है वो कंप्यूटर्स जो हैं, उसमें वो आगे जहाज़ के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को दे रही होती है। तो अब आप ये समझ लें इस जहाज़ में क्या हुआ, तेजस में जो क्रैश हुआ, जिसमें ये विंग कमांडर नमन सियाल थे। पहले तो मैंने पहले अपने वीडियोज़ में भी कहा आई आई फील सॉरी फॉर हिम। हमारी कोई उनसे जंग नहीं हो रही थी। ये एक पीस टाइम क्रैश था। तो माय रिग्रेट्स टू हिज़ फैमिली कि मैं ऐसा वीडियो कर रहा हूँ, अगर वो देखेंगे, मकसद उनकी दिल आज़ारी नहीं है और आई होप कि वो इसको उसी तरह लें। मैं ये समझता हूँ कि इंडियन एयर फ़ोर्स ने जानबूझकर अपने काबिल पायलट को मौत के मुँह में उतारा। यानी उनकी इतनी एनोमलीज़ थीं, इतने उनके इरिटेंट्स थे इस जहाज़ में, उन्होंने कभी भी उनको पूरी तरह एड्रेस नहीं किया और एक पॉलिटिकल डिसीजन जो था कि जनाब हमने इस जहाज़ को शोकेस करना है और दुनिया को दिखाना है कि हम बड़े चीते बन गए हैं और हम जहाज़ अब एक्सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे। वो पॉलिटिकल डिसीजन जो था वो टेक्निकल लोगों को या एयर फ़ोर्स के लोगों को ओवरराइड करता रहा। उनको वो डोमिनेट करता रहा और एंड में हमने देखा कि ये फेलियर जो है, जो एयर फ़ोर्स का फेलियर कहा जा रहा है, उसमें पॉलिटिकल फेलियर बहुत बड़ा फेलियर है। अब यहाँ पे 5 चीज़ें दैट वेंट रॉन्ग इस जहाज़ के क्रैश में। अब आप दोबारा से उसकी जब क्रैश वीडियो देखेंगे और जब मैं आप ये वीडियो सुनकर देखेंगे तो आपको कई चीज़ें इवन एज़ अ नॉन पायलट वो आपको समझ आ जाएँगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका कंप्यूटर ग्लिच हुआ। इसका फ्लाई बाय वायर जो है, उसने सही नहीं काम किया यहाँ पे। आप देखें कि जहाज़ यूँ आ रहा है, बल्कि यूँ आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है और उसके बाद ये नोज़ इसकी ड्रॉप होती है सारी।
ये जो फ्लाई बाय वायर है तेजस का, इसमें 4 कंप्यूटर्स हैं और ये बड़ा एग्रेसिवली एक दूसरे के साथ फंक्शन कर रहे होते हैं उस जहाज के मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए। अब जब ये आया है नमन सियाल अपने आप फाइनल मैन्यूवर के, जिसके अंदर इसकी बेचारे की जान चली गई, रफली आप मैं कह सकता हूँ आपको कि 480 नॉट्स पे ही आ रहा है और वहां पे इसका एक कंप्यूटर जो है प्रोबेबली नंबर 3 जो है वो डिग्रेडेड मोड में आ गया और आप देखेंगे कि इसकी नोज डाउन होती है वहां पे। अच्छा, यहां से पहले मैं आपको एक और मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। ये मैंने एयर कॉमोडोर चिश्ती के मैंने वीडियो से निकाली है। उन्होंने एयर कॉमोडोर चिश्ती ने भी बड़ा कमाल का काम किया क्योंकि यही मैन्यूवर 2 साल पहले सिंगापुर में एक तेजाज ने किया और एग्जैक्टली यही मैन्यूवर उसने किया। सो उस मैन्यूवर में और इस मैन्यूवर में एक फर्क आ गया कि यानी एक सही निकल गया और एक में क्रैश हो गया। अब एक जगह पायलट कोई और है और इस जगह पायलट कोई और है, लेकिन दोनों पायलट की उम्र में भी आपको फर्क नजर आएगा और ये फर्क भी मैं आपको आगे चल के अभी बताऊंगा कि इसमें क्या इशू है। अब जब ये इसकी नोज ड्रॉप होती है यहाँ पे, तो ये तकरीबन आप समझें कि 2.8 सेकंड्स का यहाँ पे लैग आ रहा है। यहाँ पे 2.8 सेकंड कितना होता है कि 2 दफा आप अपनी आंखें नहीं झपकते, पलकें नहीं झपकते और यहाँ पे अब सडनली प्लेन को रफली इसमें ये जब रोल में आ रहा है तो इसको 40% ज्यादा पावर चाहिए। यानी जब उसने अपनी स्टिक शिफ्ट पुल करनी है तो यूं पुल कर रहा है, लेकिन उसको 40% ज्यादा पुल करनी है, वरना वो जहाज जो है उसको प्रॉब्लम देता रहेगा। अच्छा, तेजाज में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल में यानी एचएएल में ये 14 दफा ये प्रॉब्लम नोट हुआ है। हर दफा उन्होंने कहा ये माइनर है, माइनर है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है कोई रिस्क नहीं है। लेकिन जब आप हाई लेवल मैन्यूवर्स कर रहे होते हैं बड़े लो ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, तो फिर ये जानलेवा हो सकता है और हुआ, वो नजर आया। अब ये इंजन जो है इसका, हर इंजन की ना एक हिस्ट्री होती है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जब भी कोई इंजन बनता है तो वो पूरी तरह लॉक्ड होता है। एग्जैक्टली पता होता है इसने कितने घंटे उड़ना है, इसको कितने घंटे ज्यादा उड़ाया गया, इसको कितने घंटे कम उड़ाया गया, ओवरऑलिंग अब होनी है, इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर उसके बाद जब खुलता है तो और चीजें आती हैं। जो पीआईए का एटीआर क्रैश हुआ था, मैंने उसके क्रैश होने से पहले वीडियोस की थी और मैंने वार्न किया था कि इस एटीआर को ग्राउंड कर दो वरना ये क्रैश होगा। एआरवाई पे वो वीडियोस पड़ी हुई हैं अभी भी, आप देख सकते हैं। मैंने फिर चैनल 24 के ऊपर किया मैंने वही शो, यानी बताने के लिए कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, और फिर उसका क्रैश हो गया। और जो जो रीजंस मैंने पहले बताए थे कि ये रीजन बन सकता है, 2 साल के बाद जब एटीआर की क्रैश रिपोर्ट आई थी तो उसमें एग्जैक्टली वही रीजंस थे। मैं तो सही हो गया लेकिन बहुत से लोग अपनी जान से चले गए। तो ये इतनी एक इम्पोर्टेंट, अब ये है GF404-1 and 20, ये इसका इंजन था। ये तेजास में जो लगा था, बड़ा पावरफुल मशीन है, बड़ी पावरफुल मशीन है, लेकिन इसको बड़ी रेगुलर इंस्पेक्शंस चाहिए होती हैं, बेइंतहा रेगुलर चाहिए होती हैं, आप उसमें लैग नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो हम देखते हैं, इसकी लॉगबुक को अगर आप चेक करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप और ये सीरियल नंबर्स डालेंगे इंजन्स की, आपको हर मैन्युफैक्चरर जो है खुद उनकी हिस्ट्री दे देगा, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको पता चलेगा ये इंजन 73 घंटे ज्यादा चला अपनी यानी इंस्पेक्शन से। इसमें एक रिक्वायर्ड इंस्पेक्शन का टाइम होता है, उस टाइम पे अगर आप नहीं करते और आप इसको ज्यादा चलाते हैं तो फिर एनीथिंग कैन हैपन। नॉर्मली सिविल फ्लाइट्स में जो एयरलाइंस होते हैं उनके जहाज़ों में ये पंगे नहीं हो सकते क्योंकि उनके ऊपर सिविल एविएशन का चेक होता है और बड़े काफ़ी चेक्स होते हैं और वो उनको पेनल्टीज़ वगैरह डाल रहे होते हैं। तो अब जब एयरफोर्स का मसला आता है तो उसको चेक नहीं कर सकते और वो सिक्योरिटी के उसमें आ जाता है, उसमें सीक्रेट एलिमेंट होता है, तो उनका निकलने दो इसको यूज़। और इसमें जो वाइब्रेशंस आ रही थी वो इनके कई जहाज़ों में कई दफ़ा रिपोर्ट हुई है, इनका ये तो आती ही है, इस फ्लाइट पे ये इतने मैन्यूवर्स करता है और ये
क्विक विजुअल चेक आपने किया और आपने कहा जहाज बिल्कुल ठीक है, ऐसे नहीं होता। हर साल जहाज का सीएफए होता है। अब सीएफए में क्या होता है, जहाज के एक-एक कंपोनेंट को अलग किया जाता है और उसको एग्जामिन किया जाता है। और जैसे फ्यूजलाज वगैरह जो है, हमारे छोटे प्लेन जो होते हैं, उनकी लेजर इंस्पेक्शन होती है कि कहीं कोई माइक्रो क्रैक्स ना हो, माइक्रो फ्रैक्चर्स ना हो, कि जो हमें ह्यूमन आई से नजर नहीं आते। लेकिन जब वो हवा में जाते हैं, जब वो 30,000 फुट या 40,000 फुट ऊपर जाते हैं, तो दे कैन एक्सप्लोड इनटू अ बिगर फ्रैक्चर, और वो फ्रैक्चर जो है वो जहाज को उड़ा देगा। अब यहाँ पे आप देखें कि इसने जब रोल हुआ है, इसने इसका इसने थ्रॉटल को अपने पुश किया है प्रोबेबली उस वक़्त, और उसको हर किस्म की पावर चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे वो इंजन लैग हुआ है और तकरीबन कोई 0.9 सेकंड्स था इसका, जबकि नॉर्मल इसका 0.3 सेकंड्स होना चाहिए। 6 टेंथ्स ऑफ अ सेकंड का फ़र्क पड़ा। एट 480 नॉट्स 6 टेंथ्स ऑफ अ सेकंड, ये कई सौ फुट एल्टीट्यूड जो है ये अपना लूज़ कर गया उस वजह से। और उस वक़्त जहाज़ ने, मैं एक रफ़ एस्टिमेट आपको दे रहा हूँ, मैंने पहले कहा कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दें। रफ़ली को 4200 पाउंड्स ऑफ थ्रस्ट जो है, ये इसने लूज़ कर दिया सियाल ने, और वो उसका अब ये उसको रिकवर नहीं कर सका। अब इसका थर्ड फेलियर जो था, ये तो 2 चीज़ें हो गई कि ये एल्टीट्यूड की बात कर लें। नॉर्मली आप ये जो मैन्यूवर्स होते हैं, वर्ल्ड वाइड रिक्वायरमेंट जो है इसकी 5500 फीट है इसकी। ये रोलिंग मैन्यूवर्स के जो है, सिंगल इंजन फाइटर जेट्स की बात कर रहा हूँ। और ये रैंडम नहीं है, ये बड़ा कैलकुलेटेड काम है। सदियों पे ये एक्सीडेंट्स को, इंजीनियरिंग को, मॉडल्स को, एरोडायनामिक मैथमेटिक्स को माइंड में रखते हुए ये सारा कुछ होता है। लेकिन इसका जो लिस्टेड एल्टीट्यूड है, वो 5500 फीट नहीं था, वो 4800 फीट था। 700 फुट कम था अपनी सेफ लिमिट से। इसका मतलब है कि जब इफ एनीथिंग वेंट रॉन्ग इन द एयरक्राफ्ट या उसके मैन्यूवर में, तो उस बेचारे के पास मार्जिन ही 400 फुट का था रिकवरी का। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि 2 चीज़ें तो ऑलरेडी गलत हो चुकी थी। 2 चीज़ें तो गलती हो चुकी थी जो पहले मैंने आपको बताई। बट यहाँ पे जो ज़्यादा ट्रबलिंग बात है कि प्रोबेबली दुबई एयर शो वालों ने इसको इजाज़त नहीं दी होगी। लेकिन ये इंडियन एयर फोर्स ने पुश किया होगा, उन्होंने कहा होगा हमारा जहाज़ बड़ा काबिल है जी, आप इसको आने दें, आपको नहीं पता ये इंडियन इंजीनियरिंग है, ये है, हम रिस्पॉन्सिबल है, यही तो हमने परफॉर्मेंस दिखानी है। बहरहाल, लेकिन अब उसके बाद एक चीज़ होती है डेज़र्ट इल्यूशन, आप देखें। ये डेज़र्ट इल्यूशन बड़ी खौफनाक चीज़ होती है। ये जब एयरक्राफ्ट हम नॉर्मल हम फ्लाइंग टर्म्स में करते हैं बात, कि जब पायलट बन रहा होता है ना लड़का या लड़की, तो उसको कहते हैं ये पटवारी बन गया। क्योंकि उसको हर रकबे का पता होता है, ऊपर से देख रहा होता है, कहते हैं इधर नहर आ रही है, इधर ये आ रहा है, इधर रेलवे लाइन आएगी, इसके साथ ये लाहौर रेस ग्राउंड है, रेसिंग ग्राउंड है, ये अरफाट करीम टावर है, हर चीज़ आप रकबे में देख रहे होते हैं। आपको पैटर्न्स होते हैं, टेक्सचर्स होता है। आप जब रहीम यार खान से आप क्रॉस करते हैं टुवर्ड्स नवाब शाह पर जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि बगैर कोई देखे हुए कि यार सिंध आ गया, क्योंकि आपको पता है एकदम ग्रीन टेक्सचर खत्म हो गया है और आगे बैरन टेक्सचर जब शुरू होता है, तो ये डेजर्ट में ये नहीं होता। वहां पे फिक्स पैटर्न्स ही नहीं है। वहां पे टेक्सचर्स और डेप्थ क्यूज जो हैं वो आपको मिलते ही नहीं, जिससे आप अपना डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड जो है उसको जज कर सके। ये एक ऑप्टिकल ट्रैप होता है। ये फ्लैट है, फीचरलेस है। और नासा की अपनी रिसर्च जो है, वो ये कहती है कि नॉर्मली पायलट जो हैं 600 फुट तक का धोखा खा जाते हैं, ये डेज़र्ट लैंडस्केप के ऊपर, ये पुलिंग और इन्वर्टेड और स्टीप मैन्यूवर्स के अंदर। और जिस तरह का टेम्परेचर दुबई में होता है, तो जब आप वो क्ले भी अगर है या डेज़र्ट है, तो उसपे एक इन्फीरियर मिराज क्रिएट हो जाता है कि वो हीट जो होती है, हीट वेव्स जो है, वो लगता है आपको ज़रा दूर दिखा रही हैं। आपने कभी गाड़ी चलाते हुए देखा होगा, आपका रियर व्यू मिरर जो है, उसमें लिखा होता है, ऑब्जेक्ट्स आर फर्दर क्लोज़र देन दे अपीयर टू बी। तो आई मीन उसमें भी लिखा होता है आपको, क्योंकि वो
दे रहा होता है। अच्छा ये जो पायलट है, सियाल साहब, इनको मैंने बड़ा फ़ॉलो करने की कोशिश की। नॉर्मली इंडियंस अपनी हर चीज़ को बड़ा क्लोज़ली निट रखते हैं उसमें। लेकिन पिछले 2 साल में इस शख्स ने, बल्कि 18 महीने में, ये विंग कमांडर सियाल ने 6 घंटे तकरीबन फ्लाइंग की है डेज़र्ट के ऊपर, व्हिच इज़ नथिंग। इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लाइंग की, बहुत एक्सपीरियंस पायलट थे, लेकिन इंडिया के उस लैंडस्केप के ऊपर फ्लाइंग की जहाँ पैटर्न्स थे, टेक्सचर्स थे और ऑप्टिकल इल्यूजन्स नहीं थी। डेज़र्ट में 6 घंटे तकरीबन उन्होंने फ्लाई किया था, व्हिच इज़ नॉट इनफ। इन्होंने अपने पायलट को ट्रेन नहीं होने दिया वहाँ पे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, काफ़ी लोग जो कह रहे हैं कि पायलट ब्लैक आउट हो गया, रेड आउट हो गया या ग्रे आउट हो गया, हो सकता है हुआ हो, मुझे नहीं पता। मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि ये पायलट बड़ा फिट है, लेकिन वो विंग कमांडर था, एक सीनियर विंग कमांडर था, 38 इयर्स ओल्ड। नॉर्मली जब आप इस तरह के मैन्यूवर्स करते हैं, तो पायलट बड़ा यंग होना चाहिए, इससे कम से कम 10 साल छोटा होना चाहिए। और मैं अगर अपनी उम्र में, मैं सिर्फ़ इतना भी फ्लाइट यूँ करूँगा ना, यूँ 2 बारी, तो हो सकता है मैं फेंट हो जाऊँ, क्योंकि एक फ़िज़िकल इनेबिलिटी है। यानी आज मैं जितना मर्ज़ी चाहूँ कि मैं तेज़ भागूँ, तो मैं 19 साल के लड़के की तरह नहीं भाग सकता। मेरी टाँगें नहीं कर सकती, मेरे जिस्म, मेरा हार्ट, मेरा लंग्स मेरा साथ नहीं देंगे, मेरे माइंड का वहाँ पे उस ख़्वाहिश का। तो दीज़ आर प्रैक्टिकल थिंग्स। आप इन दोनों पायलट्स की उम्र देख लें, सिंगापुर में जिसने उड़ाया, यहाँ पे जो उड़ा रहे थे, कि दोनों की उम्र में भी फ़र्क आपको नज़र आएगा, तो ये मैन्यूवर्स करने के लिए। बहरहाल अब क्या हुआ कि एक और हो गया, एक और इसमें प्रॉब्लम हुआ है बड़ा सीरियसली कि अम, इसमें जब ये रोल होता है, तो ये इसकी कई बारी इसकी कंप्लेंट्स आई कि वाइब्रेट करता है और लॉस ऑफ थ्रस्ट करता है वहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस शोज़ में। तो इसका जो रोल रेट था यहाँ पे, रफली को 22% स्लो था, एंड ही वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एट दिस पॉइंट उसका एल्टीट्यूड रनिंग आउट वाज़ रनिंग आउट, उसको नज़र नहीं आता, उसका इंजन पूरा थ्रस्ट नहीं दे रहा, उसका फ्लाई बाय वायर जो है, वो उसके साथ पूरी तरह कोऑपरेट नहीं कर रहा। इट वाज़ अ नो-गो, इट वाज़ अ डिज़ास्टर। दिस पायलट वाज़ डेस्टिन्ड टू डाई। द ओनली प्रॉब्लम इज़ अनफॉर्च्यूनेटली कि आप इसको समराइज़ कर लें कि पार्शियली डिग्रेडेड फ्लाइट कंप्यूटर था, अंडर परफॉर्मिंग इंजन था, अ डिज़ाइन दैट रोल्ड अनएक्सपेक्टेडली, a visual illusion telling him कि ground तो बड़ी दूर है अभी, an altitude profile that gave him no room. He had to die. और इसको मारा किसने? इंडियन एयरफोर्स ने। बड़ी सिंपल सी बात है। तेजस तो शायद कभी भी हाई परफॉर्मेंस जहाज नहीं बनेगा, क्योंकि 1985 का डिज़ाइन है, 2025 खत्म हो रहा है इस महीने। इतने साल में अगर वो अभी तक नहीं बना और पूरी तरह नहीं बन सका, तो जब तक वो कंप्लीट होगा, तब तक वो मेरे सेस्ना जितना इफेक्टिव रह जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और बड़े जहाज दुनिया में आ जाएंगे। लेकिन विंग कमांडर सियाल जो है, वो ये कह सकता हूँ मैं, अपने ही लोगों के हाथों मारा गया। मुझे आप इसमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.